ओके सो आज से 10 साल पहले मुझे कोई पूछता कि एवेंजर्स ज़्यादा पावरफुल है या फैंटास्टिक फोर, तो मैं सीधा फैंटास्टिक फोर बोलता, क्योंकि एक डेकेड पहले ये टीम उतनी पावरफुल थी। लेकिन टाइम के साथ एवेंजर्स को बहुत बड़े पावर अपग्रेड्स मिले और इसलिए आज हम एवेंजर्स को कंपेयर करने वाले फैंटास्टिक फोर से। लेकिन अब क्योंकि एवेंजर्स में दुनिया भर के सुपर हीरोज हैं और अगर ये सब फाइट करेंगे तो एक फेयर बैटल नहीं होगी, इसलिए हम सिर्फ 4 ओरिजिनल एवेंजर्स को यहाँ कंसिडर करने वाला है। जैसे आयरन मैन की फाइट होगी रीड रिचर्ड्स के साथ, हल्क फाइट करेगा द थिंग से, कैप लड़ेगा ह्यूमन टॉर्च के साथ और सुजन स्ट्रॉम की फाइट होगी कैप्टन मार्वल के साथ। वैसे मैं थॉर को ऐड करने वाला था लेकिन वो सुजन के लिए बहुत ओवरपावर्ड हो जाएगा, बट भले कैप्टन मार्वल ओजे एवेंजर नहीं है लेकिन दोनों के पास अच्छी खासी पावर्स है तो ये दोनों कंपेरेबल हो सकते हैं। आयरन मैन वर्सेस मिस्टर फैंटास्टिक। अब रीड रिचर्ड्स और टोनी स्टार्क मार्वल यूनिवर्स के स्मार्टेस्ट कैरेक्टर है। एक ने टेलीपोर्टेशन गेट बना दिया तो दूसरे ने सीधा टाइम मशीन का इन्वेंशन कर दिया। और रीड के पास अपने बॉडी को स्ट्रेच करने की एबिलिटी है, तो टोनी अपने पैसे और दिमाग का यूज करके ऐसे आर्मर बना चुका है जिसे पहनकर वो इन्फिनिटी स्टोन से भी फाइट कर चुका है। लेकिन जब भी मिस्टर फैंटास्टिक और टोनी स्टार्क की बात आती है तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कौन ज्यादा जीनियस है। अब कुछ कॉमिक्स में बोला है कि रीड ज्यादा स्मार्ट है तो कहीं पर टोनी को ज्यादा बेटर दिखाया गया है। लेकिन अगर हम इन दोनों को अच्छे से स्टडी करें तो पता चलेगा कि रीड के पास साइंटिफिक एक्सपर्टीज ज्यादा है, फिर चाहे वो स्पेस की बातें हो या फिर केमिकल्स, कॉस्मिक एनर्जीज और एटम्स की जानकारी रीड के पास ज्यादा देखने मिल जाती है। इनफैक्ट मिस्टर फैंटास्टिक ने साइंस की दुनिया में एक न्यू ब्रांच बना दी जिसका नाम है साइकोहिस्ट्री। बेसिकली सोसाइटल चेंजेस को एक्यूरेट तरीके से जानने में मदद करती है। लेकिन रीड का ज्यादातर फोकस कॉस्मिक, मल्टी डायमेंशनल या फिर स्पेस रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने में रहता है। लेकिन फिर आता है हमारा टोनी स्टार्क जो एक बिलियनर जीनियस है, लेकिन टोनी की एक्सपर्टीज इंजीनियरिंग में है। टोनी काफी कम रिसोर्सेज के साथ एक हाई एंड टेक्नोलॉजी क्रिएट कर सकता है और टोनी मैक्सिमम टाइम इन्वेस्ट करता है अपने स्टार्क टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बेटर बनाने में और अपने आर्मर को और पावरफुल बनाना टोनी का सबसे पहला काम है। इसलिए सारी चीजें टोनी को एक ग्रेट इन्वेंटर बनाती है, जबकि रीड को एक अच्छा साइंटिस्ट और मल्टी डायमेंशनल एक्सपर्ट। इसलिए हम एग्जैक्टली नहीं बता सकती कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि दोनों की बेसिक नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग बहुत डिफरेंट है। लेकिन जब इन दोनों की फाइट होगी तब 2 सिनेरियोस बन जाते हैं, फर्स्ट विद प्रिपरेशन और सेकंड विदाउट प्रेप। अब इन्फिनिटी वॉर से टोनी स्टार्क अपने साथ नैनो पार्टिकल्स का सूट लेकर चलता है, इसलिए जब विदाउट प्रिपरेशन की फाइट होगी तब टोनी के पास अपना आर्मर होने का एडवांटेज रहेगा। और रीड के पास स्ट्रेचिंग एबिलिटी है लेकिन टोनी के आर्मर के सामने किसी काम की नहीं है, क्योंकि रबराइज्ड बॉडी होने की वजह से रीड के कई सारे वीकनेस देखने मिल जाते हैं, जैसे एक्सट्रीम हीट और कोल्ड टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर सकता। और टोनी अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कहकर रीड की वीकनेस ढूंढ निकालेगा और अपने कोल्ड अटैक्स या फिर हीट बेस्ड अटैक से रीड को नॉकआउट कर देगा। लेकिन जब बात आती है प्रेप फाइट की तो रीड के पास अब टाइम है कि वो टोनी के आर्मर को अच्छे से स्टडी करे और उसके वेपन को न्यूट्रलाइज करने का वे फाइंड आउट करे। लेकिन अब टोनी को भी प्रेप टाइम मिला है, इसलिए टोनी अपने उन सारी वीकनेस को दूर कर देगा जो रीड के लिए एडवांटेज बन सकती है। टोनी अपने सारे आयरन लीजन को रीड के सामने लाकर खड़ा कर सकता है या फिर टाइम मशीन का मिनी वर्जन बनाकर रीड को सीधा दूसरे टाइमलाइन में फेंक सकता है। लेकिन रीड भी कुछ एलियन वेपन को टोनी के अगेंस्ट में यूज कर देगा। और अगर हम कॉमिक्स की बेस पर बात करें तो वह ऐसा कहा जाता है कि मिस्टर फैंटास्टिक की प्रिपरेशन ज्यादा बेटर होती है। लेकिन उस समय टोनी बहुत ज्यादा डिप्रेशन और नशे में हुआ करता था। अगर हम सिविल वॉर या फिर आयरन गॉड वाली स्टोरी उठाकर देखें तो टोनी ने बहुत अच्छे आर्मर्स बनाए, वो भी प्रिपरेशन के साथ। इसलिए अभी के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि 10 में से 7 बार प्रेप टाइम में टोनी स्टार्क एक आयरन मैन विनर बन जाएगा। लेकिन मैं ये सिर्फ सिनेमैटिक यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ, कॉमिक्स की बात बहुत लंबी चलेगी और एमसीयू की फैंटास्टिक फोर बहुत जल्दी आने वाली है। हो सकता है तब रीड को और ज्यादा पीट्स मिल जाए और उसकी इंटेलिजेंस टोनी को सरपास कर दे, लेकिन अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। इसलिए अभी के लिए टोनी स्टार्क एक फाइट में मिस्टर फैंटास्टिक को बीट कर देगा। ह्यूमन टॉर्च वर्सेस कैप्टन अमेरिका। अब कैप एक सच्चा देशभक्त था जिसे अपनी पावर सुपर सोल्जर सेरम से मिली थी और ये वाइब्रेनियम शील्ड लेकर चलता था जो नियरली इंडिस्ट्रक्टेबल थी। और फिर आता है ह्यूमन टॉर्च जिसे एक्सीडेंटली अपने पावर्स मिली, लेकिन अब ये खुद को आग में ट्रांसफॉर्म कर सकता है, उड़ सकता है और फ्लेम की गोली भी बना सकता है। अब इन दोनों की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी लेवल ऑलमोस्ट सेम है, पर क्योंकि कैप पीक ह्यूमन है लेकिन ह्यूमन टॉर्च भी पीक ह्यूमन लेवल से थोड़ा ऊपर रैंक करता है, लेकिन ये सुपर ह्यूमन लेवल पर नहीं है। अब जब ये दोनों फाइट करेंगे तब कैप को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फेस करनी होगी, क्योंकि भले कैप स्ट्रॉन्ग है लेकिन आखिर में एक ऐसे इंसान से फाइट कर रहा है जो पूरा आग से बना हुआ है। इसलिए फिजिकल कांटेक्ट होते ही कैप की बॉडी डैमेज खा लेगी और कैप की शील्ड वाइब्रेनियम से बनी है, इसलिए अपने शील्ड का यूज करके वो ह्यूमन टॉर्च की फायर एबिलिटी को ब्लॉक कर सकता है और साथ में ह्यूमन टॉर्च पर अटैक भी कर सकता है। पर कैप को शील्ड अपने पास ही रखनी होगी, क्योंकि अगर कैप ने शील्ड फेंकी और उसके पास वो वापस नहीं आई तो ह्यूमन टॉर्च को एक वाइड ओपनिंग मिल जाएगी कैप पर अटैक करने के लिए। और क्योंकि अब शील्ड नहीं है इसलिए कैप के पास डिफेंसेस में कुछ नहीं होगा, वो चलकर मर जाएगा। अगर कैप को ह्यूमन टॉर्च को एक फेयर फाइट में बीट करना है तो उसे पकड़ के पानी में फेंक देना होगा, क्योंकि पानी और वैक्यूम ह्यूमन टॉर्च की सबसे बड़ी वीकनेस है। अब जॉनी स्ट्रॉन्ग थोड़ा चाइल्डिश बिहेव करता है, लेकिन वो इतना पागल नहीं है कि पानी के आसपास रहकर वो कैप से फाइट करेगा, इसलिए सिर्फ अपने शील्ड की मदद से कैप्टन ह्यूमन टॉर्च को बीट नहीं कर सकता।
हाँ, अगर थॉर का हैमर कैप के पास हो तब ह्यूमन टॉर्च कमजोर पड़ जाएगा, क्योंकि म्योलनर लिफ्ट करना मतलब थॉर की सारी पावर स्टीव रॉजर्स को मिल जाना। और अब कैप के डिफेंसेस अच्छे हो जाएंगे, वो म्योलनर फेंक भी सकता है और उसके लाइटनिंग को भी यूज करेगा, और इतना सब ह्यूमन टॉर्च लंबे समय तक झेल नहीं पाएगा। एक टाइम के बाद वो अपनी एनर्जी लूज कर देगा और अपनी फायर पावर्स को सस्टेन नहीं कर पाएगा। इसलिए एक फेयर फाइट में अगर कैप को जीतना है तो ह्यूमन टॉर्च को पानी में फेंक दो या फिर म्योलनर का यूज करो। इसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है ह्यूमन टॉर्च को बीट करने का, एटलीस्ट कैप के पास तो नहीं है। हल्क वर्सेस द थिंग। हम यहाँ पर इनक्रेडिबल हल्क को कंसीडर करने वाले हैं। अब ये दोनों अपने फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए जाने जाते हैं। एक तरफ हल्क जो एवेंजर्स में फिजिकली स्ट्रॉन्गेस्ट है, इसने लेवाइथन, एबोमिनेशन और एसगार्ड की गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को बीट किया है। और हल्क की स्ट्रेंथ उसके गुस्से पर डिपेंड करती है, वो जितना गुस्सा होगा उतना पावरफुल बनता चला जाएगा। और सिर्फ अपने स्ट्रेंथ के बेस पर हल्क अपने से बड़े और पावरफुल क्रिएचर्स को बीट कर चुका है। और थंडर क्लैप जैसी एबिलिटीज भी हल्क के पास देखने मिल जाती है। वैसे तो हल्क के ऊपर ज्यादातर मैनमेड वेपन काम नहीं करते, लेकिन अगर हल्क की बॉडी को डैमेज हो भी जाए तो इसका हीलिंग फैक्टर रैपिडली हल्क को ठीक कर देता है। लेकिन एमसीयू वाले कभी अपने कैरेक्टर की स्पीड और हीलिंग्स पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, इसलिए हल्क का हीलिंग फैक्टर कितना फास्ट काम करता है वो अभी तक हमें नहीं पता। लेकिन दूसरी ओर है बेन ग्रिम, जिसे ज्यादातर लोग द थिंग के नाम से जानते हैं, और ये फैंटास्टिक फोर में सबसे फिजिकली स्ट्रॉन्गेस्ट है, क्योंकि ये पूरा पत्थर से बना है। इसलिए ये कॉन्क्रीट के रोड्स, बड़े टावर्स और स्ट्रक्चर को तोड़ देता है, और इसने तो फिजिकली डॉक्टर डूम को भी सरपास किया है। द थिंग पत्थर का बना हुआ है, इसलिए इस पर फायर और इलेक्ट्रिक अटैक्स काम नहीं करते हैं, बट डॉक्टर डूम की लाइटनिंग से द थिंग को फर्क पड़ता है, क्योंकि डूम की लाइटनिंग मैजिकल है। लेकिन द थिंग को मार्शल आर्ट्स भी आते हैं और इसने यूएसए के बेस्ट कोचेस से बैटल ट्रेनिंग लिया है, लेकिन ये ट्रेनिंग हल्क के आगे किसी काम की नहीं है। द थिंग भले एक स्किल्ड फाइटर होगा, लेकिन उसके लिए हल्क के एग्रेशन को संभालना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। और सिनेमैटिक यूनिवर्स में द थिंग के पास ज्यादा फीट्स तो नहीं है, लेकिन अगर हम कॉमिक्स को उठाकर देखें तो हमें पता चलेगा द थिंग हमेशा फिजिकल स्ट्रेंथ में हल्क से नीचे रहा है। और ऐसे कई सारे मूवमेंट्स है जहाँ हल्क ने इजीली द थिंग को ओप आउट कर दिया था। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा हल्क ही विनर बना हो, कुछ मूवमेंट्स पर द थिंग ने भी हल्क को बीट किया है, बट तब हल्क इमोशनली काफी वीक था, या फिर हल्क और ब्रूस बैनर के बीच मेंटली काफी बैटल चल रहे थे। बाकी दूसरे टाइम जब भी हल्क के पास अपनी बॉडी का फुल्ली कंट्रोल था, द थिंग ने हमेशा उस फाइट में हार देखी है। और जब कॉमिक्स में ये बात कंफर्म हो चुकी है कि हल्क थिंग से ज्यादा पावरफुल है, तो सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी सेम कहानी रिपीट होगी। फीट वाइज हल्क ज्यादा सुपीरियर देखने मिलता है, और स्ट्रेंथ वाइज भी हल्क के ऊपर है। इसलिए अगर हम फिजिकल स्ट्रेंथ को साइड रखें और सिर्फ फीट्स पर ध्यान दें, तब भी हल्क ज्यादा पावरफुल बनकर सामने आता है। इसलिए जब ये दोनों फाइट करेंगे तब एक टाउन और सिटी का बर्बाद होना तो पक्का है, लेकिन आखिर में हल्क ही विनर बन जाएगा। इनविजिबल वुमेन वर्सेस कैप्टन मार्वल। अब ये दोनों अपने रेस्पेक्टेड यूनिवर्स में पावरफुल फीमेल सुपर हीरोज है, लेकिन एक तरफ सुई स्ट्रॉम है जिसके पास इनविजिबल होने की एबिलिटी है, ये फोर्स फील्ड जनरेट कर सकती है काफी बड़े स्केल पर, और साथ में ये लो लेवल पर एनर्जी प्रोजेक्शन भी करती है। लेकिन दूसरी ओर कैप्टन मार्वल है, जिसे लाइट स्पीड इंजन की वजह से सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड और ड्यूरेबिलिटी मिली। कैप्टन मार्वल भी एनर्जी प्रोजेक्शन कर सकती है, लेकिन टाइम आने पर ये एनर्जी एब्जॉर्ब भी कर लेती है। अब जब ये दोनों फाइट करेगी तब स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी का एडवांटेज कैप्टन मार्वल के पास रहेगा, और ये दोनों उड़ सकती है, लेकिन कैप्टन मार्वल ज्यादा फास्ट ट्रैवल करती है। ऊपर से इनविजिबल वुमेन की एनर्जी अटैक्स कैप्टन मार्वल पे काम नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे पहले तो मार्वल इतनी ड्यूरेबल है कि उसे लो लेवल प्रोजेक्शन से कुछ नहीं होने वाला, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कैरल डैनवर्स एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है, इसलिए जो भी एनर्जी बेस्ड अटैक इनविजिबल वुमेन जनरेट करेगी वो कैरल सिंपली एब्जॉर्ब कर लेगी। और इनविजिबल वुमेन की फोर्स फील्ड जनरेशन को भी कैप आसानी से ब्रेक कर सकती है खुद को ओवर करके। कैप्टन मार्वल अपने आप में एक पावर हाउस है, इसने तो मरे हुए सन को भी फिर से जिंदा करके रखा है, इसलिए इनविजिबल वुमेन की पावर्स काफी इंप्रेसिव है। बट अपने बाइनरी फॉर्म में कैरल बड़ी आसानी से सुई स्ट्रॉम की इनविजिबिलिटी और फोर्स फील्ड जनरेशन को ब्रेक कर सकती है, इसलिए हर एक फैक्टर में कैप्टन मार्वल इनविजिबल वुमेन से सुपीरियर है। इसलिए कैरल डैनवर्स बिना किसी स्ट्रगल के इस फाइट में जीत जाएगी। लेकिन इसी के साथ फैंटास्टिक फोर वर्सेस एवेंजर्स यही खत्म होती है।